अर्थवॉर्म केंचुआ क्लास 12th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का 10th चैप्टर है, केंचुए के नाम से या अर्थवॉर्म के नाम से। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है एलिमेंट्री कैनाल में। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से और इसका प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है आपकी बुक में। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है केंचुए का, उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें सेगमेंट्स होते हैं 100 to 120 के आसपास सेगमेंट्स होते हैं केंचुए में, और हर सेगमेंट में कोई ना कोई स्ट्रक्चर होती है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, पाचन तंत्र की बात करें, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं और वो जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग सेगमेंट में सिचुएटेड है। तो कौन से सेगमेंट में कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड है वो आज सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थवॉर्म का जो पहला सेगमेंट है उसे कहते हैं पेरिस्टोमियम। इसी में माउथ सिचुएटेड होता है, इसी में मुंह लगा होता है। और जो आपकी माउथ कैविटी है, बक्कल कैविटी है, मुंह में जो खाली जगह है वो फैली रहती है 1 से 3 सेगमेंट तक। ये जो बक्कल कैविटी है, माउथ कैविटी है, खाली जगह है, वो पहले से लेकर तीसरे सेगमेंट तक फैली रहती है। फिर आता है चौथा सेगमेंट, इसमें फेरिंग्स होता है। और पूछा जाए कि अर्थवॉर्म में डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, तो अपना आंसर होगा ग्रसनी से, फेरिंग्स से। इसमें म्यूसिन और प्रोटीज नाम के एंजाइम बनते हैं, और ये दोनों एंजाइम म्यूसिन और प्रोटीज मिट्टी से आने वाले म्यूकस या श्लेष्म और साथ में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर आता है ईसोफेगस, ग्रसिका। ईसोफेगस है वो 5वें से लेकर 8वें सेगमेंट तक फैली रहती है। इसमें किसी टाइप का कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ फूड को गिजार्ड तक पहुंचाने का काम करती है। जैसे कि अपने एलिमेंट्री कैनाल में देखा गया है कि ईसोफेगस के बाद स्टमक आता है, लेकिन यहाँ पर एक नई स्ट्रक्चर आती है, एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलती है 8वें से 9वें सेगमेंट में, जिसको कहा गया गिजार्ड, पेशनी। और इसका काम है पीसना, ग्राइंड करना। जो भी मिट्टी के साथ कंकड़ पत्थर आते हैं उनको पीसने का काम कौन करता है? गिजार्ड करता है। क्योंकि केंचुआ मिट्टी खाता है, मिट्टी में कुछ काम की चीज़ें उनको तो डाइजेस्ट कर लेता है, लेकिन जो कंकड़ पत्थर आ गए हैं उनको पीसने का काम गिजार्ड करती है, जो 8वें से 9वें सेगमेंट में सिचुएटेड होती है। फिर आता है 9वें से लेकर 14वें सेगमेंट तक स्टमक फैला रहता है, और स्टमक में कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स मिलती हैं जिन्हें कहते हैं कैल्सीफेरस ग्लैंड्स। इससे कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रीशन होता है, जिससे ह्यूमिक एसिड, सॉइल में जो ह्यूमिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है। सॉइल में ह्यूमिक एसिड होता है जिसको केंचुआ डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट होता है कैल्सीफेरस ग्लैंड से। और 15वें से लेकर आखिरी सेगमेंट तक इंटेस्टाइनल एरिया फैला रहता है, जिसको टिफ्लोसोलर रीजन बोला गया। टिफ्लोसोलर रीजन क्यों बोला गया? ये बना टिफ्लोसोल से। आंतों की जो दीवारें होती हैं उसमें टिफ्लोसोल होते हैं, अंतर्वलन होते हैं, अंदर से फोल्डेड होती है, उबड़ खाबड़ होती है। जो इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है वो अंदर से उबड़ खाबड़ होती है, सपाट नहीं होती, जिससे खाना रुक रुक के आगे पहुंचता है। और इससे फ़ायदा ये होता है कि डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों के लिए टाइम मिल जाता है। और इन्हीं फोल्डेड स्ट्रक्चर्स को अपने टिफ्लोसोल कहते हैं, जो आंतों की दीवारों में पाए जाते हैं। तो 15वें से 26वें सेगमेंट तक प्री टिफ्लोसोलर रीजन मिलता है। टिफ्लोसोलर का पहले वाला रीजन है 15वें से 26वें सेगमेंट तक फैला रहता है, और 26वां जो सेगमेंट है उसमें मिलता है इंटेस्टाइनल सिक्का। इंटेस्टाइनल सिक्का वो स्ट्रक्चर है जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करती है। 27वें सेगमेंट से टिफ्लोसोलर रीजन स्टार्ट हो जाता है, और ये मिडिल पोर्शन है इंटेस्टाइन का। 27वें से आखिरी के 23 से 25 सेगमेंट अगर छोड़ दिए जाएं तो वहां तक फैला रहता है, और आंतों की दीवारों की जो फोल्डिंग है या फिर टिफ्लोसोल है वो यहाँ पर बड़े हो जाते हैं। लास्ट के जितने भी सेगमेंट बच गए 23 से 25 सेगमेंट, उसमें मिलता है पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन। इंटेस्टाइनल रीजन या टिफ्लोसोलर रीजन में आपके लिपिड, प्रोटीन और स्टार्च का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। लास्ट में ये जो पोस्ट टिफ्लोसोलर रीजन के सेगमेंट्स होते हैं उनमें रेक्टम होता है, जिसमें वेस्ट को स्टोर किया जाता है। लास्ट सेगमेंट में एनस होता है, जहां से वेस्ट को छोटी छोटी गोलियों की फॉर्म में बाहर निकाला जाता है। इन छोटी छोटी गोलियों को वर्म कास्टिंग्स कहते हैं, और इन्हीं वर्म कास्टिंग्स की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए एंड इनहेल बायोलॉजी।